Welcome to the Smiling Souls Seniors Podcast Expert Series. I'm your host Tejasa, and in this series, we bring to you meaningful conversations with industry experts and change makers working to enrich the lives of seniors across senior living, healthcare, wellness, age tech, and more. Every episode uncovers not just their professional wisdom, but also the human emotions, values, and passion that drive their purpose. So let's dive in and explore ideas that make seniors' lives happier, healthier, and more fulfilling. आज के हमारे खास मेहमान हैं श्री पीयूष गोयल जी, भारत के एकमात्र ऐसे कलाकार जिन्होंने 40 साल से मिरर राइटिंग यानी कि उल्टा लिखने की कला को साधा है। उन्होंने सिर्फ कागज पर ही नहीं बल्कि एल्यूमिनियम शीट पर कीलों से, कागज पर सुई से, मेहंदी कोन से और कार्बन पेपर जैसे अनोखे माध्यम से भी लेखन कर एक नई मिसाल कायम की है। भगवत गीता से शुरुआत करते हुए उन्होंने मधुशाला, गीतांजलि, चाणक्य नीति, रामचरितमानस जैसी महान कृतियों को अपनी अनोखी शैली में साकार किया है। अब तक वे 19 पुस्तकों को पूरा कर चुके हैं और 20वीं पुस्तक पर कार्य जारी है। हर एक पुस्तक हस्तलिखित और अद्वितीय। उनकी रचनाएं वृंदावन के संग्रहालय में सुरक्षित हैं और उन्हें लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स तथा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने भी सम्मानित किया है। साथ ही वे 10,000 से अधिक बच्चों को प्रेरित कर चुके हैं। तो आइए स्वागत करते हैं इस अद्भुत प्रतिभा के धनी श्री पीयूष गोयल जी का। नमस्कार। द स्माइलिंग सोल्स सीनियर्स पॉडकास्ट में हमारे सारे श्रोताओं और सारे दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान आए हैं, श्री पीयूष गोयल जी। नमस्कार पीयूष जी। जी नमस्कार। नमस्कार। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई और आपके स्पेशल टैलेंट के बारे में तो क्या ही कहे। तो चलिए आज आपकी पूरी जर्नी समझ लें और कैसे आपने इसमें इतनी सारी निपुणता पाई, इतने ओहदे तक गए, इतनी हाइट्स आपने अचीव की। तो इस सब के बारे में हम जानेंगे। धन्यवाद। नमस्कार। मैं खुशनसीब समझता हूँ कि आपके प्लेटफॉर्म पर आज मुझे आमंत्रित किया गया हूँ। इसके लिए मेरी बड़ी ईश्वर से भी आशीर्वाद मिला है मुझे। आप लोगों के साथ में हूँ और एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे हूँ, तो मेरी जर्नी के बारे में आप लोग बताएंगे, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद। चलिए, तो आज की शुरुआत हम आपके पर्सनल और प्रोफेशनल बैकग्राउंड को जानते हुए करेंगे। मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ। फादर मेरे डॉक्टर है, माता मेरी हाउसवाइफ रही हैं। और प्रोफेशनल की बात करें तो मैंने मल्टीनेशनल कंपनीज में बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करने का मुझे मौका मिला है। ये भी बड़ी सौभाग्य की बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे अपनी लाइफ से मेरे माता पिता से मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। मेरे गुरुजी से मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं ईश्वर का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे दोस्त अच्छे मिले, माता पिता अच्छे मिले, भाई बहन अच्छे मिले, और सबसे बड़ी बात मेरी पत्नी मुझे बहुत अच्छी मिली। उसके बाद मेरे बच्चे इतने बढ़िया हैं कि वो मुझे हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। आज ये पॉडकास्ट हो रहा है मेरे बेटे की वजह से हो रहा है, और मैं बड़ा खुश था। और कि आज एक इतने बड़े प्लेटफॉर्म के लिए मेरा पॉडकास्ट हो रहा है, इसके लिए निश्चित रूप से साधुवाद के पात्र भी आप हैं। और इतने बड़े प्लेटफॉर्म से मेरी जर्नी के बारे में आप लोग पूरी दुनिया को बताने वाले हैं, ये मेरे लिए और बड़ी सौभाग्य की बात है। आप इंजीनियर हैं, वेयर वाज योर वर्क लाइफ? कहाँ पे आपने सर्विस की थी? मैं 1987 में डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। उसके बाद मैंने एस्कॉर्ट्स यामा में काम किया। आज एस्कॉर्ट यामा का नाम सुना होगा आपने। उसके बाद फिर मैं एटलस साइकिल सोनीपत चला गया। मेरी ज़िंदगी में ना दो पहियों ने बड़ा रोल किया है। मोटरसाइकिल बनाया, फिर मैंने साइकिल बनाई, फिर मैं मौजर बेयर में आ गया। मौजर बेयर में आपको पता है कि सोलर वाला प्लांट है। सोलर 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 का जो आजकल चल रहा है, गवर्नमेंट भी उसमें बड़ा प्रोत्साहन दे रही है। वहाँ पे भी डिश बनती थी। तो बड़ा जी। सौभाग्यशाली हूँ कि बड़ी बड़ी कंपनियों में काम, मल्टीनेशनल कंपनियों में काम किया और बड़े अच्छे अच्छे लोगों के साथ मिल के काम किया। फिर क्या हुआ? फिर रिटायरमेंट के बाद जिंदगी कैसी रही? रिटायरमेंट के बाद तो बड़ी अच्छी रही, और रिटायरमेंट के बाद तो ऐसी अच्छी चलो, बस अपने आप को बिजी रखना बहुत ज़रूरी है। बिजी कैसे रखेंगे आप? या तो कोई ना कोई हॉबी होनी चाहिए आपके पास। अब मेरी हॉबी है लिखने की।
किताबें लिखने की, किताबें पढ़ने की। फिर मेरी हॉबी ये हुई कि मैंने 1987 में, कुछ मित्र ने मेरे से कहा कि पीयूष गोयल, आप यार कुछ कर सकते हैं, आपके अंदर कुछ टैलेंट है, कुछ कर सकते हैं। अब एक मित्र बोले, दो मित्र बोले, तीसरा मित्र बोले, तो डेस्टिनी कुछ करवाना चाह रही थी निश्चित रूप से। एक सप्ताह के अंदर तीन लोगों ने कुछ बोला, तो मैंने कहा यार पीयूष गोयल, जब तीन दोस्त बोल रहे हैं तो कुछ ना कुछ काम कर लिया जाए। तो फिर मैंने वो काम किया, मैंने उल्टा लिखना शुरू किया। 1987 में मैंने लिखना शुरू कर दिया था। टाइम मैनेजमेंट किया, जहाँ मैं यामा मोटर्स में काम करता था, नाइट ड्यूटी होती थी, तो मैंने टाइम का यूटिलाइज किया, उसको व्यर्थ नहीं जाना दिया। 2000 में मेरा एक्सीडेंट हो गया। 2003 में मेरे को नौकरी चली गई, डिप्रेशन हो गया। फिर मैंने उस जो टैलेंट मैंने किया था, उसको मैंने उस टैलेंट को बड़ी चरम सीमा तक लेके गया। डिप्रेशन हो गया तो एक मित्र ने मुझे भागवत गीता दी पढ़ने के लिए। भागवत गीता के 18 अध्याय 700 श्लोकों का पढ़ना हुआ, लिखना हुआ, लाइफ में ट्रांसफॉर्म हो गया। और ऐसा ट्रांसफॉर्म हुआ कि मैं पूरी दुनिया को बता रहा हूँ कि भागवत गीता अपनी ज़िंदगी में एक बार जरूर पढ़ लें, बहुत काम आने वाली है। लोगों की ज़िंदगी बदली है, मेरी लाइफ बदली है। मैंने उसको दर्पण छवि में लिख दिया। और दर्पण छवि में लिखने के बाद किसी मित्र ने मेरे से पूछ लिया, पीयूष जी आपने भागवत गीता उल्टी लिख दी, इसको पढ़ेगा कौन? मैंने कहा भाई, वाल्मीकि जी ने मरा मरा बोला, राम राम निकला, रामायण लिख दी संस्कृत भाषा में। यार सीधी ने तो उल्टी पढ़ लो, मेरी लाइफ बदली तो आपकी भी लाइफ बदलनी चाहिए। बस उसके बाद मैंने सुई से पुस्तक लिख दी। और सुई से पुस्तक लिखने के बाद, कहते हैं ना, जब पिक्चर रिलीज होती है आप स्टार बन जाते हैं। अब दूसरी पिक्चर रिलीज हुई तो सुपर स्टार बन जाते हैं। तो मेरी दूसरी फिल्म रिलीज हुई, ये भागवत गीता है जो मैंने लिखी है। और जी। ये सुई से लिखी किताब ये है, मैं वो भी लाया हूँ। उसके बाद सुपर स्टार बना दिया, देखिए आप। ये सुई से लिखी हुई। लिखी पुस्तक है। और ये सुई से लिखनी जो पुस्तक है ना, इस पुस्तक ने मेरे को एक पत्रकार ने लिखा, पीयूष गोयल मिरर इमेज मैन ऑफ इंडिया। अब आपके नाम के साथ मिरर इमेज मैन ऑफ इंडिया लग जाता है तो आपका सीना 56 का नहीं, 58 का, 58 का हो जाता है। जी जी बिल्कुल। बहुत बढ़िया। तो मैं थोड़ा सा इसमें और हल्का सा डीप जाना चाहूंगी कि आपने जब भागवत गीता का जिक्र किया और आपने पढ़ना शुरू किया, किस तरह से आप उसमें उसके अंदर चलते गए या उसमें ढलते गए? बिल्कुल निश्चित रूप से। मैं तो भागवत गीता पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में आया कि यार भगवान कृष्ण ने अर्जुन को पूरी भागवत गीता में चार लोगों का संवाद है, ठीक है। चार लोगों का, धृतराज का और संजय का संवाद है। अर्जुन का और कृष्ण, भगवान कृष्ण का संवाद है। 5600 साल पहले दुनिया का अगर कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर है तो भगवान कृष्ण है, पहला मोटिवेशनल स्पीकर। और वो उन्होंने अर्जुन को नहीं बताया था, वो उन्होंने पूरी दुनिया को बताया था। उन्होंने पूरी दुनिया को मार्गदर्शन दिया था कि आप डिप्रेशन में चले जाएंगे तो मेरा साथ पकड़ लो, आपको किसी चीज का सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो मेरे साथ भागवत गीता पढ़ लो। और भागवत गीता के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि 18 अध्याय 700 श्लोक है। 18 अध्याय इसलिए हैं क्योंकि 18 दिन युद्ध चला था। और 700 श्लोक में से 574 श्लोक भगवान कृष्ण ने बोले हैं। गजब की बात देखिए। और एक श्लोक धृतराज ने बोला, और पहला श्लोक बोला, संजय से पूछ रहे हैं धृतराज जी कि युद्ध में क्या हो रहा है। तो बता रहे हैं, धृतराज जी बता रहे हैं कि पांडु पुत्र, भतीजे, भतीजे नहीं संबोधित किया उन्होंने, उन्होंने पांडु पुत्र अपने भाई का नाम लेकर के पुत्र संबोधित किया। तो इसका मतलब ये तो निश्चित होगा कि युद्ध होना तय है, क्योंकि मन में ही पहले से ही शंका है। अर्जुन के 84 श्लोकों का जवाब उन्होंने 574 श्लोकों में दिया है। तो मैं दोस्त ये बताना चाहता हूँ कि जब भी एग्जाम में जाएं तो 84 श्लोकों का जवाब 574 में दें तो नंबर अच्छे आने वाले हैं निश्चित रूप से। और लास्ट के 18 अध्याय का 78वां श्लोक है जो संजय ने बोला है। सबसे बड़ी बात देखिएगा आप, भगवान कृष्ण के उपदेश से संजय भी इतने प्रभावित हुए हैं जो धृतराज को बोल रहे हैं 18वें अध्याय के 78वां श्लोक में, यत्र पार्थो, यत योगेश्वर कृष्णो यत पार्थो धनुर्धर, तत्र शरीर विजय भूति धर्मा नीतिर्मति मम। उसमें ये बोला गया है कि जहाँ भगवान कृष्ण है, जहाँ धनुर्धर अर्जुन है, वहाँ अधर्म के खिलाफ धर्म की विजय निश्चित है। ये संजय ने धृतराज को बता दिया है कि जहाँ भगवान कृष्ण खड़े हैं, वहाँ जीत निश्चित है, भूल जा, नहीं होने वाला है। सो ये दौर कब तक रहा, डिप्रेशन और उसके बाहर आना कितने महीनों का, कितने सालों का रहा? ये डिप्रेशन करीब करीब मैं बोलता हूँ कि 7 महीने का रहा। और डिप्रेशन ऐसा डिप्रेशन नहीं है, डिप्रेशन खतरनाक वाला डिप्रेशन, टोटली नेगेटिव, टोटल नेगेटिव।
यानी कि मैं पॉजिटिव, मुझे कोई आदमी पॉजिटिव बता रहा तो नेगेटिव सोच रहा हूँ। मेरे 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 मामा का फोन आया, उनको हार्ट अटैक पड़ गया। मेरे को बेचैनी होगी। ऐसा लगा कि उनको हार्ट अटैक नहीं पड़ा, मेरे को हार्ट अटैक हो गया। किसी का ब्रेन हेमरेज हो गया, तो किसी का फोन आता था, तो वो ब्रेन ब्रेन हेमरेज उसका नहीं हुआ, ब्रेन हेमरेज मेरा हुआ। या बीमारी छोटी नहीं, बड़ी बीमारी। और इतना बुरा हाल हो गया कि मैंने कहा कि जीवन जो है ना, मैंने अपने बॉस से बोल दिया था कि सर, आज आई एम गोइंग टू सुसाइड। उन्होंने कहा कि पीयूष क्या बोल रहा, पागल हो गया है क्या? बच्चे नहीं है तेरे, माता पिता नहीं है, भाई बहन नहीं है, वाइफ नहीं है तेरी? उन्होंने यामा के अंदर कंधे पे हाथ रख के 5 किलोमीटर के चक्कर लगवाया मेरे। वो ये कुछ पल होते हैं जी। जिंदगी के, कुछ पल वो पल होते हैं जिसमें आप पता नहीं क्या सोच लेते हैं। उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि डेस्टिनी कुछ करवाना चाह रही थी, मुझे पता नहीं है। भागवत गीता आई मेरे पास, मैंने प्रसाद समझ के ग्रहण किया उसको। और ग्रहण करने के बाद मैंने पहला अध्याय उसी दिन पढ़ लिया। मैंने कहा ईश्वर कुछ करवाना चाहता है। और मैं बता दूं आपको, भगवान कृष्ण का मेरी जिंदगी में बड़ा रोल है। 7 साल में जो मथुरा वृंदावन में रहा हूँ फादर के साथ, भाग्य बिहारी मंदिर, इस्कॉन मंदिर, द्वारकाधीश का मंदिर, हम हर महीने जाया करते थे देखने के लिए। तो भगवान कृष्ण ने, और सबसे बड़ी बात, एक चीज और मैंने हुआ, जब बचपन में जाया करते थे तो बांके बिहारी और इस्कॉन मंदिर के बीच में एक वृंदावन शोध संस्थान पड़ता था, जो एक बहुत बड़ा म्यूजियम है वृंदावन में। उसको भी मैं सोचा करता कभी बचपन में कि यार इस संस्थान में, संग्रहालय में आऊंगा देखने के लिए, कभी मौका लगा। वो भी मेरी भगवान ने सुन ली। उसी संग्रहालय में मेरी 3 पुस्तकें रखी हुई हैं। गजब की बात देखिए आप। क्या बात है। कितना कितना ये मिरेकल है। आप या। सोचते, अभी कभी बचपन में जब निकला करता था, मैं बता दूं, आप दिल्ली से जब मथुरा जाया करते तो रास्ते में एस्कॉर्ट की कंपनी होती थी। वहां एक ट्रैक्टर लगा होता था उनका एडवर्टाइज के लिए। तो फादर मेरे दिखाया करते थे एक छोटा सा ट्रैक्टर, कितना प्यारा लग रहा है। तो कभी सोचते थे कि यार इस कंपनी में काम करेंगे। वो भी ईश्वर ने सुन ली। सो मिरर राइटिंग की बात आपके मन में कहाँ से आई, और जब आपने इसकी शुरुआत की तब आपके आसपास के लोगों की प्रतिक्रिया क्या थी? अपनी जिंदगी में अपने सपनों की डायरी बनाओ। परम पिता परमेश्वर से जाकर एकांत में वार्तालाप करो। वार्तालाप मतलब आप कमरे में बैठो। वार्तालाप करने का मतलब, भगवान से वार्तालाप का मतलब है आप अपने आप से बात करो। तो मैं ये बोलता हूँ कि ये जो सीक्रेट डायरी है, उसके अंदर 5 सपने लिखो आप अपने। सच्चे दिल से लिखो आप। आपकी अर्जी और उसकी मर्जी जिस दिन पास होगी, आपके सपने पूरे हो गए। लेकिन वो सीक्रेट डायरी के अंदर क्या होता है, वो किसी को बताना नहीं होता। ना मम्मी को बताओ, ना पापा को बताओ, ना बहन को बताओ, और शादी हो जाए तो वाइफ को ना बताओ। ये फैक्ट बता रहा हूं। तो मैंने भी जो काम किया था, मैं वो सीक्रेट रखना चाह रहा था। मैंने किसी को नहीं बताया। मैंने जब भागवत गीता लिखी, मेरे घर में किसी को नहीं पता था। 15 दिन बाद मेरी वाइफ को पता लगा। वाइफ बोले क्या कर रहे हो? मैंने कहा जो काम कर रहा हूँ बढ़िया ही कर रहा हूँ, चिंता मत कर। फिर मेरे एक मित्र से मैंने बोला यार मैं भागवत गीता उल्टी लिख दी है, इसको मैं सुई से लिखना चाहता हूँ। पीयूष तेरे पास भी कोई काम नहीं है, तू भी नई नई बातें सोचता रहता है, पता नहीं क्या होगा। और उस सुई से लिखी किताब ने मेरे को इतना बड़ा बना दिया, मेरे काम को बड़ा बना दिया। अपने काम को जब दिखाओ जब वो पूरा हो जाए। और पूरा होने के से पहले कुछ 2-3 दोस्तों को बता दो, जो आपके दोस्त बहुत प्यारे हैं। उन दोस्त को बताना बहुत जरूरी है। अगर आपका 75% काम हो गया और 25% काम रह गया, तो वो दोस्त आपसे कहेंगे यार वो पीयूष जो तो किताब लिख रहा था उसका क्या हुआ? कहने लगा 75% पूरी हो, 25 रहेगी। कब पूरी करेगा? वैसे ही बीइंग हार्ड का रहता है। तो ऐसे दोस्तों को बताओ जो आपको प्रेरित भी करते रहें, और अपने काम को सीक्रेट भी रखें। तो 2 चीज मैं मूल मंत्र बता रहा हूँ आपको। सीक्रेट रखना बहुत जरूरी है, और वो जब आपका काम 75% पूरा हो जाए, कुछ दोस्तों को बताना भी जरूरी है, जिससे वो आपको मोटिवेट करते रहें और आपके काम को हाँ, कंप्लीट करने में मदद करें। जी। वेरी वेल सेड। ये बहुत अच्छी बातें बताई आपने पीयूष जी। जो आपके मूल मंत्र हैं वो जरूर हम याद रखेंगे, और हमारे सारे श्रोता और दर्शक भी याद रखेंगे। अब मुड़ते हैं रुख थोड़ा सा आपके फर्स्ट टैलेंट पर, विच इज मिरर इमेज राइटिंग। तो उसकी शुरुआत आपने कैसे की? बिल्कुल निश्चित रूप से बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपने किया है। चूंकि हम हैं आस्तिक आदमी, भगवान में विश्वास करने वाले आदमी हैं, ठीक है। मैंने कहा ना, भगवान कृष्ण का विशेष योगदान रहा है, विशेष आशीर्वाद रहा है। मैं जब 7 महीने डिप्रेशन हो गया, 7 महीने मैं घर पे खाली रहा, नौकरी चली गई, तो मेरे घर के पास 14 दिन के लिए भागवत कथा का आयोजन हुआ।
तो मेरी वाइफ बोलती थी घर में खाली बैठे हो, भागवत कथा में ही चले जाओ, 2 घंटे सुबह को 2 घंटे शाम को। आप यकीन करेंगे, जब 14वें दिन वो भागवत गीता खत्म हुई, जब मैं प्रसाद की लाइन में लगा हुआ था, तो एक वेवलेंथ कहते हैं ना, ईश्वर का कुछ एक ऐसी कुछ चीज मेरे को, जिसने मुझे स्ट्राइक किया कि पीयूष गोयल यार, भागवत गीता सुनी है, भागवत गीता पूरे 14 दिन आपने सुनी है, 48 12 चौक 56 घंटे, 4 घंटे हो गए पर डे के। एक स्ट्राइक करी कि पीयूष गोयल तुम उल्टा लिखना जानते हो, क्यों ना भागवत गीता को उल्टा लिख दो। एक बीड़ा मन में उठा लिया, एक एक वेवलेंथ। कहते हैं ना कि भगवान सूरदास जी को, वो ब्लाइंड थे, उनको उन्होंने दोहे लिखे तो भगवान कृष्ण की राधा की पोशाक बनी। तो बेसिकली एक वेवलेंथ होती है जो आपको टकराती है, जो आपको प्रेरित करती है कुछ करने के लिए। दिमाग में आ गया कि यार भागवत गीता उल्टी लिखनी है, बड़ा काम था। अब मैं लिखने के लिए तैयार हुआ, तो बड़ा 10 12 दिन तक मेरे मन में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा, करूं ना करूं, करूं ना करूं। तो आप यकीन करेंगे, तो मैं सबसे पहले बता दूं आपको, ये भागवत गीता है, ठीक है। अब चूंकि हम बनिया परिवार से हैं, इसको बोलते हैं बही खाता, बही बोलते हैं, जो हमारे व्यापारियों के लिए बड़ी शुद्ध मानी गई है। जी। ये मैं मार्केट से लेके आया। उसके बाद मैंने कहा कि यार सफेद कागज नहीं, पीला कागज लेंगे, क्योंकि भगवान कृष्ण जो थे पिताम्बरी थे, पीले रंग वाह। के। तो मैंने दो चीज ये अपने अपने दिमाग में जहन करी। एक तो ये बही खाता है, शुद्ध माना गया है। दूसरा पीला रंग पेपर है, क्योंकि भगवान कृष्ण पीताम्बरी थे, इसलिए उस कलर को यूज किया गया। और मैंने इसको लिखना शुरू कर दिया। अब लिखने में, अब आप कहेंगे भागवत गीता क्यों लिया आपने? भागवत गीता इसलिए मैंने कहा कि मैं आस्तिक आदमी हूँ। क्या हनुमान चालीसा, क्या शिव चालीसा बीच में अधूरा छोड़ देंगे आप? पूरा करेंगे निश्चित रूप से। बीच में तो छोड़ेंगे, आपके दिमाग में आएगा कि यार कहीं मेरे से ऊपर पाप ना हो जाए, भगवान शंकर नाराज ना हो जाए, आपके मन में ये बात आई। तो मैंने भागवत गीता इसलिए ली कि मैंने कहा बाई हुक एंड क्रुक मैं इसको पूरा करूंगा ही करूंगा, इसलिए मैंने भागवत गीता ली। इसका क्वेश्चन हो गया। इसके बाद जब अखबार में छपा, बड़े बड़े न्यूज़पेपर में छपा, भागवत गीता चीज ही ऐसी है। लोगों ने, जब मैं इसको भागवत गीता के बारे में बताता था ना लोगों को, आप यकीन नहीं करेंगे, लोग आके दंडवत प्रणाम करते थे। अपना अपने सिर पे मेरा हाथ पकड़ के अपने सिर पे हाथ रखो, ऐसा रखवाना होता है। वाह। ऐसे क्या ऐसे बात। ऐसे ऐसे मुझे ऐसे लोग मिले मेरे को, जब उनको पता लगा कि पीयूष जी ने भागवत गीता उल्टी लिखी है। मैं सोनीपत चला गया, सोनीपत में जाने के बाद वहाँ लोगों को, वहाँ सुंदरकांड बहुत होते हैं, भागवत कथा का घर घर में वो होता है। तो जी। उन लोगों को पता लगा कि ऐसे भागवत गीता लिखी है। तो एक व्यक्ति तो बिल्कुल समझ लो, उसने तो मेरे से उम्र में बड़े, और मेरे पैर पैर पकड़ के बैठ गए वो। मैंने, बाबू जी मेरे से उम्र में बड़े हो, ऐसा नहीं, गले मिल लो। कहने भैया भागवत गीता लिख दी तूने तो यार, तूने तो अजूबा काम कर दिया, तू तो ऐसा काम कर दिया, लोग अब पढ़ते नहीं है, तूने लिख दिया। आह, उसके बाद अखबार में, न्यूज़पेपर में छपा। साईं मंदिर में मैं जाया करता था, मंदिर में जाता था, वहां पता लगा भागवत गीता, वो अखबार निकालते थे, पाक्षिक अखबार निकालते 15 दिन का। उन्होंने भागवत गीता का एक आर्टिकल छाप दिया। वो आर्टिकल रोहतक चला गया। रोहतक में दैनिक जागरण वालों का फोन आ गया, पीयू जी आपने भागवत गीता लिखी है। मैं, लिखी है जी। सर फोटो भेज दोगे? उस टाइम व्हाट्सअप का जमाना नहीं था, इतना ज़्यादा फ्रिक्वेंट व्हाट्सअप यूज़ नहीं होता था। मैंने फोटो वोटो लेकर उनके पास भेज दिया, उन्होंने आर्टिकल छाप दिया। वो आर्टिकल ऐसा छपा कि मैं 7 दिन तक न्यूज चैनल पर बैठा रहा। क्या बात है। उसके बाद कुरुक्षेत्र से फोन आ गया कि आप भागवत गीता उल्टी लिखी है, इसको लेकर के आ जाओ। मैं और कुरुक्षेत्र म्यूजियम में चला गया। उन्होंने मेरा रेड कारपेट पे सम्मान किया, बिल्कुल बिछा रखा था पहले ही। मैं वहां गया तो उन्होंने बिल्कुल ऐसा, मैं सुनो, हे ईश्वर, भागवत गीता लिखने से इतना सम्मान, मान सम्मान मिल रहा है, अगर भगवान कृष्ण साथ में हो तो नैया पार हो जाएगी। ये तो लिखने के बाद सम्मान है। वहाँ किसी पत्रकार ने, मैं कुरुक्षेत्र में गया तो वहाँ किसी पत्रकार ने पूछ लिया, पीयूष जी भागवत गीता उल्टी लिख दिया आपने, इसको पढ़ेगा कौन? मैंने कहा वाल्मीकि जी ने मरा मरा बोला, राम राम निकला, रामायण लिख दी संस्कृत भाषा में, या सीधी ने तो उल्टी पढ़ लो, मेरी लाइफ बदली तो आपकी बदलनी चाहिए। अब चूंकि मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, 4 चीज पे काम करता हूँ। दुनिया में लोगों ने जिन्होंने 4 चीज पे काम किया है, ऑब्जर्वेशन, इमेजिनेशन, क्रिएशन एंड इनोवेशन। जी। मैं भी इन 4 चीजों, इमेजिनेशन एंड क्रिएशन जो आपके दिमाग में होती है, और क्रिएशन आपके हाथ से होती है, और इनोवेशन पूरी दुनिया देखती है। तो मेरे दिमाग में आया, अच्छा इसको लिखने में कठिनाई आई। आप यकीन नहीं करेंगे, 3 बार मेरा मन बदला। पीयूष क्या काम ले लिया, कैसे पूरा होगा, धीरे धीरे कैसे करेगा, ये वो, लोग बाग पूछते हैं। तो मैंने बचपन में एक कहानी पढ़ी थी, और कहानी कौन सी पढ़ी थी? आपने भी पढ़ी थी, मैंने भी पढ़ी थी, पूरी दुनिया ने पढ़ी है। कौवे ने कंकड़ डालकर पानी पी लिया था।
अगर पक्षी कंकर डालकर पानी पी सकता है तो पीयूष गोयल किताब क्यों नहीं लिख सकता है। ये वो वाह। फिर मैथिली शरण गुप्त को पढ़ा, नर होना निराश करो मन, नर होना निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो जग में रहेगी कुछ नाम करो। फिर रॉबर्ट फ्रॉस्ट को पढ़ा, आई हैव माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। ये तीन चीजें ऐसी हैं जो मेरे को यहाँ पे मेरी फाइल बना रखी है। जब भी डिमोटिवेट होता हूँ वो फाइल ओपन कर लेता हूँ, फिर काम पे लग जाता हूँ। बहुत मैं बढ़िया। अब मैंने चार चीज पे काम किया, फिर मैंने कहा कि इसमें भी बड़ी दिक्कत आई। फिर मैंने बीड़ा उठा लिया कि सुई से पुस्तक लिखूंगा। सुई से पुस्तक लिखने का मतलब था कि इसको पढ़ने के लिए शीशे की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी। इसको पढ़ने के लिए शीशे की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, आप इस पे जो देख रहे हैं ना, इस पे जो साइन देख रही हैं, जी। तो ऑटोग्राफ है मनोज सिन्हा जी के। देखिए, मनोज सिन्हा गवर्नर हैं, गवर्नर कहाँ के हैं, जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर हैं। ये मैं प्रगति मैदान में लेके गया था, वहाँ आए हुए थे, उनको मैंने किताब दिखाई थी, बड़े खुश हुए, तो मैंने उनके साइन भी ले लिए थे इसके ऊपर। वाह वाह वाह। तो इसको इसको ये जो सुई से किताब लिखी है, ये भी बड़ा कैडा काम हुआ। ये A4 साइज की सीट है, आप देख रही हैं। और ये ड्राइंग आर्ट पेपर है, मोटा पेपर है। इसकी समझ इसमें भी समस्या आई। जब मैंने छोटा पतला पेपर ले लिया, सुई से किया, तो पेपर फट गया। अब एक पेपर से दूसरे पेपर पे जब मैंने सुई उसको प्रिंट किया, तो हुआ ये कि दूसरे पेज के ऊपर इंप्रेशन आ गया। तो मैंने A4 साइज का मोटा पेपर लिया, नीचे पेज के नीचे मैंने उसके नीचे थर्माकोल लगा दिया। यकीन करेंगे, थर्माकोल से दिक्कत आसानी हो जाएगी। दूसरा, मेरी उंगलियां जो है ना, ये वाली उंगलियां बड़ी दुखनी शुरू हो गई थी जब मैं प्रिंट कर रहा था, ऐसे कर रहा था। तो यहाँ मैंने वो था ना, क्या बोलते हैं, टेप होती है, टेप। मेडिकल टेप लगाई। यहाँ इधर लगाई, इधर लगाई, काम तो चालू कर लिया, क्योंकि मैंने मोटिवेटेड था। कौवा कर सकता है, मैं क्यों नहीं कर सकता। और फिर मैंने टाइम मैनेजमेंट किया, घंटे 24 ही हैं। अगर मुझे 1 घंटा लिखने में निकालना ही निकालना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये तो मेरा था, टाइम मैनेजमेंट भी किया, ऊपर वाले का आशीर्वाद भी रहा, घर वालों की सपोर्ट भी रही, बच्चों का प्यार भी रहा, माता पिता का आशीर्वाद रहा, मेरा काम सफल हो गया और मैं सफल हो गया काम में। और इसके लिए आपको क्या क्या अवार्ड्स और अकम्प्लिशमेंट्स मिले? बिल्कुल, मेरे को मैं बहुत प्रयासरत था कि मेरा नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आए। अच्छा, मेरी चीज़ क्या है मैं बता दूं आपको। मैं पीछा नहीं छोड़ता हूँ, मैं प्रयास करता रहता हूँ, वेट एंड वॉच करता हूँ। 1987 में मैं जो है ना, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए प्रयास करता रहता था। उनके पास लेटर आते थे कि नहीं, आपका अवार्ड, आपका ये जो रिकॉर्ड है एक्सेप्ट नहीं किया गया है। तो थोड़ी थोड़ी सी दिन में दिमाग आया कि यार प्लीज, इतनी मेहनत भी कर रहे हो, इतना रिकॉग्नाइज नहीं मिल रहा है। लेकिन 2012 में जा कर गया, जब मैंने सुई से किताब लिखी। मैंने कहा ना, सुई से किताब लिखने के बाद तो मैं सुपरस्टार, मिरर इमेज मैन ऑफ इंडिया। आपके नाम के साथ मिरर इंडिया लिख जाता ना, तो छाती वैसी चौड़ी हो जाती है, निश्चित रूप से होती है। जी। जब मैं जाता हूँ तो अरे ये जा रहे हैं पीयूष गोयल, मिरर इमेज मैन ऑफ इंडिया, ऐसे कह के संबोधित करते हैं, तो दिल बाग बाग हो जाता है। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम आया, वर्ल्ड हाँ। रिकॉर्ड्स एसोसिएशन में नाम आया, वर्ल्ड रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी में नाम आया। और अवार्ड्स तो ऐसे हैं कि बस पूछो मत ही ना। बड़े बड़े अवार्ड में क्या क्या नाम बताऊं आपको, इतने अवार्ड हैं। चीफ गेस्ट भी, मैं कई प्रोग्राम में चीफ गेस्ट भी बनाऊं। चीफ गेस्ट तो ऐसा बनाऊं कि मैं अभी एक 2 नवंबर को एक ऐसे स्कूल में चीफ गेस्ट बना कि ऐसा सम्मान किया उन्होंने, मैं तो बिल्कुल, द स्काई इज द लिमिट कहते हैं ना, रात को नींद नहीं आई मेरे को। ओह। बिल्कुल वो वाला जैसे वो रेड कारपेट बिछा हुआ है, ढोलक वाले वो जो वो बिल्कुल स्कूल में जो होता है ना, वो आपका सैल्यूट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, क्या बात है। वो लेके जा रहे हो ऐसा सम्मान में। मैं आपका इंतजार हो रहा है, आप लाइट लैम्प करेंगे वहां जा करके, उसके बाद मंच पे आपका सम्मान हो रहा है। मैं सरप्राइज, मैं ईश्वर को याद करता हूँ। तो कभी ऐसा नहीं होना चाहिए, घमंड भी नहीं करना चाहिए। हाँ, गर्व करना चाहिए लेकिन घमंड नहीं करना चाहिए। तो बहुत सारे सही अवार्ड कहा। लेके जाता हूँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं स्कूल्स में मोटिवेशन के लिए जाता हूँ। जब मैं जाता हूँ तो बच्चे सोचते होंगे यार, ये 60 साल का 59 साल का आदमी है, सफेद दाढ़ी है, हमें क्या पढ़ाएगा। लेकिन जब मैं 1 डेढ़ घंटे बाद निकलता हूँ ना, तो एज ए हीरो ट्रीटमेंट मिलता है। मैं अपने स्कूल में गया था जहाँ से मैंने इंजीनियरिंग की है, जब मैं मंच से नीचे उतरा, पूछे मत ना। और मेरी वाइफ मेरे से कहा करती थी कि क्या हो रहा, क्या कर रहे हो ये। मैं जब अपने 2012 में अपने स्कूल में गया, जब उन्होंने निमंत्रण दिया, मुझे अवार्ड दिया गया भागवत गीता उल्टा लिखने के लिए, तो मुझे 5 मिनट का समय दिया गया, मैं 45 मिनट बोला वहाँ पे। लोगों ने क्वेश्चन किया, जब मैं मंच से उतर के आया तो वही हाल हुआ। तो मेरी वाइफ को लगा कि मेरे पति ने काम तो अच्छा किया है। उस दिन जी। के बाद उसका सोचने का जो तरीका बदल गया।
अभी आपने उसके बाद 19 किताबें भी लिखी है, नहीं? 2003 से लेकर 2025 तक 19 किताबें। किस विषय पर लिखी है? मेरी पहली भागवत गीता है, बताई। जी। जी, फिर वो बताया आपने। फिर ये फिर सुई की है। लिखी। फिर मैंने मेहंदी कौन से गीतांजलि को लिखा। मेहंदी कौन, वाह! लवली लवली। ये मेहंदी कौन से किताब लिखी है, गीतांजलि है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को, इसको मैंने कौन से लिखा। फिर मैंने जो है, आपको बता दूं आपको मैंने दुर्गा कवच लिखा संस्कृत भाषा में। फिर मेरे दिमाग में आया कि पीयूष गोयल, तुम जब काम कर ही रहे हो तो कुछ ऐसा काम करो कि शीशे की जरूरत ना पड़े। अगर वो पत्रकार शीशे के ना पूछता ना तो शायद ये चीज अस्तित्व में ना आती। फिर मैंने पंचतंत्र को कार्बन पेपर से लिखा। ओहो। एक ही पेज पे सीधा और एक ही पेज पे उल्टा। और आप बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं 19 किताबें पूरी दुनिया में किसी ने नहीं लिखी हैं। बड़े गर्व के साथ कह रहा हूँ। और ये सब चीजें मेरे द्वारा ईश्वर ने करवाई हैं। करवाई है, बिल्कुल बिल्कुल। 140 करोड़ लोगों का काम है ये। पूरे हिंदुस्तानियों को समर्पित करना चाहता हूँ। पूरे हिंदुस्तान सरकार को ये संग्रह जो मैंने किया है वो हिंदुस्तान को देना चाहता हूँ। उसके बाद मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी को आप जानती हैं। जी। मेरा आइडियल लिया, उनकी किताब मेरी इक्यावन कविताएं, उसको मैंने फिर इसमें लिखा है। ये मैजिक सीट है। ये जो कलर पेपर होता है बच्चों का, अलग अलग। ये हाँ। सीट है, उसको मैंने लिखा है। ब्यूटीफुल। उसके बाद फिर मैंने किताब वो लिख दी। फिर मैंने आप यकीन करेंगे, फिर मैंने फ्लूट पेन से उसको मैंने दुर्गा उसकी ये मैंने बताऊं भगवान गणेश जी का स्तोत्र लिखा है। और ये मेरे मित्र ने बोला, जिन उन मित्र ने बोला जिन्होंने ये कहा था कि पीयूष सुई से किताब लिख रहा है, तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया। उन्होंने एक दिन मेरे से कहा कि पीयूष, जब उनको पता लगा कि यार ये मेरे मेरे काम करते, मैंने क्या कहने लगा, यार फ्लूइड पेन से जो है ना, वो एक्चुअली में मेरे मुझे चेक करना चाह रहे थे। वो मेरा टेस्ट टेस्ट ले रहे थे, बोलते ना कि करेगा नहीं करेगा। तो उन्होंने मैंने कहा कि भाई ठीक है, मैं भगवान गणेश जी को मानते हैं भाई, गणेश जी हमारे सबसे जो पूजा स्टार्ट करते हैं भगवान गणेश से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने फिर गणेश भगवान का स्तोत्र लिखा, फ्लूइड पेन से लिखा और व्हाइट पेपर लिखा। और गजब की बात देखिए, कापी भी उनकी और फ्लूइड पेन भी उनके। इसमें पूरे 23 फ्लूइड लगे और 5-7 कॉपियां लगी हैं। सारी उनकी पुस्तक की दुकान है, उन्होंने मुझे अपने आप के पेपर भी गिफ्ट किया, फ्लूइड पेन भी गिफ्ट किए और मैंने लिख दिए। ब्यूटीफुल। फिर उसके बाद मैंने फैब्रिकॉन लाइनर से किताब लिखी है। ये फैब्रिकॉन लाइनर है, ट्रांसपेरेंट शीट, आप समझ गए होंगे ट्रांसपेरेंट शीट कैसे होती है। जी जी जी। तो मैंने इस पे लिखा, अगर वो मैंने कहा ना, वो अगर पत्रकार बंधु ये ना पूछता कि पीयूष जी आपकी किताबों पढ़ने के लिए शीशे की जरूरत पड़ेगी, वो तो फिर मैं ये चीजें अस्तित्व में ना आती। उसका मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है कि उसने क्वेश्चन कर लिया और क्वेश्चन का जवाब मैं आज तक दे रहा हूँ। अब आगे आपका मिशन और आपके उद्देश्य क्या है? आने वाले जीवन में क्या करने का इरादा है? उद्देश्य मेरा अभी तो मैं लिख ही रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं 20वीं पुस्तक लिख रहा हूँ, रामधारी सिंह दिनकर जी की रसमरती को लिख रहा हूँ। और मेरी अभी किताबें जो है पब्लिश किताबें हैं मेरे पास, पब्लिश किताबें हैं, देखिए ना आप। ये मेरी है किताब, सोचना तो पड़ेगा ही। वाह। और और ये मेरी कोकोमिशी पुस्तक है, ये आप देख रही हैं, दोनों मेरी पोती हैं। दोनों पोतियों के नाम से ही मैंने किताब का नाम, वेरी क्यूट। 29 शॉर्ट स्टोरीज है। अभी मैं शॉर्ट स्टोरीज लिख रहा हूँ। और लोगों को मैंने एक वेबसाइट बनवाई है, उस वेबसाइट पे आमंत्रित कर रहा हूँ लोगों को कि भाई आप अपनी शॉर्ट और शॉर्ट स्टोरी है हमको भेजें, हम इसको पब्लिश करेंगे। दूसरा, इसको मैं बाइलिंगुअल बनाने की चाह रहा हूँ, एक तरफ से हिंदी में और दूसरी तरफ से इंग्लिश में। इस पे अभी काम चल रहा है। ये आने वाले 2026 के एंड तक पूरा हो जाएगा। अभी ट्रांसलेट हो रही हैं कहानियाँ, अभी समय लगेगा। तो अभी दूसरा उद्देश्य यह है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा देश तरक्की करे। और उसमें मेरा क्या योगदान है? मेरे योगदान क्या है कि भारत सरकार अगर कहे कि कश्मीर जाना है, दुश्मन से युद्ध करना है और आपकी भागीदारी क्या है, तो भैया दे दो बंदूक, हम जाने के लिए तैयार हैं। हिंदुस्तान के लिए मर मिटने के लिए तैयार है। दूसरी चीज, मैं एक म्यूजियम है, भविष्य में म्यूजियम बना नहीं बना, लेकिन ये जो काम है ना, ये मैं भारत सरकार को देना चाहता हूँ। क्योंकि 59 ईयर्स ओल्ड, जीवन का कुछ पता नहीं है। एक्सीडेंट ने मेरे जीवन बदला है, और आने वाले समय में क्या होता है क्या नहीं होता है, मैं इसको
एक शर्त पे सरकार को देना चाहता हूँ, इसको अपने पास रखें, प्रिजर्व करें, इसकी रक्षा करें। मेरे दो बाबा हैं, उनके नाम से उनको उस जगह पे जहाँ रखी जाए, तो मेरे दोनों बाबाओं के नाम से उस जगह का नाम रखा जाए, ये मेरा मकसद पीयूष जी, आप इतने सारे स्कूल्स में गए हैं, अब तक कितने बच्चों से आपने इंटरेक्शन किया होगा? है। अंदाजन 10,000 के करीब हो गया होगा, और 2012 10,000 बच्चों से? 2012 से लगा हुआ हूँ। और जो भी मेरा मिशन है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। बच्चों को मैं, देखो मैं मान लिया, मैं मेरे घर से 200-250 किलोमीटर अगर दूर है कोई स्कूल, अगर वो आमंत्रित कर रहा है, भाई आने जाने का खर्चा दे दो, निश्चित रूप से। अब वो खर्चा देते भी हैं, जाता भी हूँ तो सारा इंतजाम करते हैं, लेकिन जो सेशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और मुझे ये पता है कि आने वाली जनरेशन इस देश की निश्चित रूप से इस देश की तरक्की में भागीदारी निभाने वाली है। तो आपका उनको क्या मैसेज होता है? आप किस तरह से उनको इंस्पायर करते हैं, क्या बिल्कुल। कह के? बिल्कुल, मैं मेरी शुरुआत ही सबसे पहले होती है, सपने आपके अपने और आप अपनों के अपने हैं। सपने आपके अपने और आप अपनों के अपने, अपने सपने पूरे कर लो। सपने आपके अपने तो हैं ही हैं, आपके मम्मी पापा के भी हैं। उन सपनों को दिल से लगा लो और दिमाग से पूरा कर दो, और इसी जन्म में पूरा कर दो, क्योंकि ये जिंदगी मिलेगी ना दोबारा। जो करते हैं मम्मी पापा से प्यार, मेहनत से नहीं करते इनकार। क्या सपने देखने के, क्या सोचने के भगवान आपसे पैसे मांग रहा है? अच्छी सोच अच्छे सपनों के साथ अपने भविष्य को बना लो, क्योंकि आपको फ्री में मिल रहा है, कहीं से नहीं। दुआ और दुआ और पुण्य कमा लो, जो दुनिया के किसी मार्केट में नहीं मिलते हैं, जो सिर्फ आपके व्यवहार से ही कमाए जा सकते हैं। अपने व्यवहार को इतना प्यारा बना लो कि लोग आपको दुआ दें, आपके लिए आपके लिए पुण्य के ऐसे काम करो जिससे आपके आने वाली जनरेशन, आने वाले समय में आपको वो जो पुण्य है ना, वो आपकी डायरी में लिखे हों। क्योंकि ये चीज़ें आसानी से नहीं मिलती हैं। जब आपकी डायरी में दुआ और पुण्य लिखे होंगे ना, तो आपकी जिंदगी के रास्ते बड़े सुगम हो जाएंगे, सरल हो जाएंगे, कठिनाई नहीं आएंगी। कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती है, और मैं जब तक कोशिश करता रहूंगा तब तक मैं सफल ना हो जाऊं, क्योंकि हारना मेरी डिक्शनरी में नहीं, और काश में लिखता नहीं हूं। बहुत खूब। हारना डिक्शनरी में इसलिए नहीं है क्योंकि जो लोग हारते नहीं हैं वो अपनी जिंदगी में हार पहनते हैं। हार ना ना हटा दो पीछे से तो हार हो जाता है। जो हार मान जाते हैं वो हार नहीं पहनते, जो हार से ऊपर चले जाते हैं वो गले में हार पहनते हैं। वाह वाह वाह। चाहे वो एल्वा एडिशन हो, चाहे वो इब्राहिम लिंकन हो, चाहे वो स्वामी विवेकानंद हो, चाहे वो सरदार भगत सिंह हो, चाहे वो रामानुज हो, कोई भी हो, जिन्होंने चार चीज पे काम किया उन्होंने इतिहास में नाम लिखा है। चाहे वो न्यूटन हो, चाहे वो चैडविक हो, चाहे वो थॉमसन हो, चाहे वो एल्बर्ट आइंस्टीन हो, चाहे वो केएफसी हो। केएफसी 1018 बार हारा था, 58 साल में फेमस हुआ था, लेकिन उसकी डिक्शनरी में हारना नहीं लिखा, उसकी जी। डिक्शनरी में लिखा था हार पहनना। तो जब ये बातें करता हूँ तो बच्चे कनेक्ट हो जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि सेशन में से मैं सबसे पहले जब सेशन स्टार्ट करता हूँ तो उनसे बोलता हूँ कि भाई जिनको अच्छा सेशन लग रहा है तो बैठ जाएं, जिसको सेशन अच्छा नहीं लग रहा वो कमरा छोड़ के चले जाएं। अगर 50 बच्चे बैठे हुए हैं, 50 में से 35 बच्चे जरूर बैठे होते हैं, 15 बच्चे छोड़ के चले जाते हैं। अब हम्म। बच्चे जो चले गए हैं ना, उसमें से धीरे 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 10 बच्चे अंदर आ जाते हैं, पता नहीं। वाह वाह वाह। ये मैंने मेरा महसूस किया है। वो 5 बच्चे रहते हैं, और 5 बच्चे वो रहते हैं, वो बाद में मेरे को, बाद में अगर से मैं जाता हूँ तो सर सेशन तो बहुत बढ़िया था, लेकिन मुझे अब घर जाना था, मेरी बस थी 12 बजे की, इसलिए मुझे जाना था, इसलिए मैं चला गया। अदरवाइज आप दोबारा कब आओगे? मैंने कहा बेटा जब तुम बुलाओगे मैं आ जाऊंगा। तो सेशन है। और बच्चों को हमारा क्या, मेरा मकसद क्या है? पूरी दुनिया में लोग बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, कुछ खाना खिला रहे हैं, कुछ बेटियों की शादी कर रहे हैं, कुछ कुछ काम कर रहे हैं, तो ईश्वर ने मुझे भी दिया है काम कि बच्चों को मोटिवेट कर लो, और बच्चे मोटिवेट हो जाएंगे, अगर वो जिंदगी में सफल हो जाएंगे। अब जिस क्षेत्र में मैं रह रहा हूँ ना, अभी अखबार में जो पढ़ने में आ रहा है, बिटियाओं ने यूपीएससी के एग्जाम क्रैक किए हैं। 4-5 हमारे मित्र लोग हैं जिनको हम जानते हैं, उनकी बेटियों ने, एक परिवार की 2 लड़कियों ने यूपीएससी क्रैक किया है। बताइए कितना खुशी की बात है। जी। 96 नंबर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यार मेरा देश बदल रहा आपका पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज रहेगा? और खास करके ऐसा कोई आर्ट
बच्चों में होना चाहिए, इस विषय पर, इस बात को संबोधित करते हुए आपको, आपका पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज होगा? पेरेंट्स के लिए मैसेज है, मैं आज सुबह ही बात कर रहा था, मंदिर जा रहा था, तो मैं एक मेरे से गुरु जी हैं, बातचीत चल रही थी, मंदिर जाते हैं, वो भी जल चढ़ा रहा था, मैं भी चढ़ रहा था। मैंने कहा जी बड़ी खुशी है, इस बार बड़ा बड़ा अच्छा रिजल्ट आया है, अखबार में बड़े सुन। तो उन्होंने एक व्यक्ति का नाम लिया, कहने लगे उनकी दोनों बेटियां जो है यूपीएससी क्लियर करी भाई। मैंने कहा जी जिस व्यक्ति का आप नाम ले रहे हो उससे 20-25 साल पहले मेरी बात हुई थी। तो कह रहा था पीयूष, अपनी बिटियाओं के लिए मैं अपना मकान तक, अपना खेत तक बेचने के लिए तैयार हूँ। बताइए। और उन बच्चों को उसने एमबीबीएस करवाया और यूपीएससी क्रैक कर दिया उन बच्चों ने। बड़ी खुशी का विषय है, जिस जो बाप नु कह रहा है कि मैं सब कुछ अपनी बिटियाओं के लिए करने के लिए तैयार हूँ। अब अमेजिंग। उनके मकान में रह रहा है वो आदमी। अब उसकी दोनों बिटियां अब कामयाब होगी, अब सब कुछ हो गया उसके पास। 25 साल पहले उसने मेरे से ये बात कही थी। मैं एक मित्र से मिला, अखबार निकालते हैं, कहने लगे जनूनी हूं पीयूष, इसमें अखबार निकालने में मुझे ऊपर नीचे देखना पड़ रहा है। मेरे 3 बेटियां हैं, मेरे जो खेत हैं, खेत का गन्ना, एक एक गन्ना इस अखबार में लग रहा है। तो जो जनूनी लोग होते हैं ना, वो मुकाम हासिल करते हैं। तो मुझे आज उनकी बात याद आई कि 25 साल पहले उस आदमी ने बात करी कि सब कुछ दांव पर लगा दूंगा, और आज बच्चियां कामयाब होगी साहब। तो पेरेंट्स के लिए मेरा यही कहना है कि यार देखो, पेरेंट्स मेरे, मैं भी पेरेंट्स हूँ। मेरा बेटा अगर मोबाइल कहता है तो मैं मोबाइल ला के दूंगा, चाहे मैं कुछ भी करूं। मैं साइकिल पे जाऊं लेकिन मैं मोटरसाइकिल बच्चे को ला के दूंगा, और मोटरसाइकिल नहीं, उसको कहूंगा कि नहीं बेटा, मोटरसाइकिल का सफर सही नहीं है, गाड़ी ला के दूंगा, चाहे वो कुछ भी करे। तो पेरेंट्स की तो बात ही अलग है। तो पेरेंट्स के लिए ये है कि अपने बच्चों को मोबाइल से बचा के रखें, टीवी सीरियल से बचा के रखें, उनको मोटिवेट करें, उनको जितना हो, जितना आप, मैं समझता हूँ 100% से ज़्यादा करते हैं आप लोग। और ऐसा ही विश्वास अपने बच्चों पर रखें। निश्चित रूप से बच्चे आपके विश्वास को बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होने देंगे, आपके विश्वास को ऊपर तक लेके जाएंगे, मेरा पूरा विश्वास है। तो मैं पेरेंट्स के लिए यही कहना चाहता हूँ, अपने बच्चों पर विश्वास रखें, उन पर ध्यान जरूर रखें। और मैं इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगी कि आप के पेरेंट्स अगर अपने बच्चों में कोई ऐसी कला देखे जो हटके हो, पर उनके समझ में ना आए, शायद वो कला आगे जाकर उनको बहुत नाम कमा कर दे सकती है। बिल्कुल। अब आप तो बनाना चाह रहे हो उसको एमबीबीएस डॉक्टर, और बेटा कह रहा है नहीं मुझे तो कंप्यूटर साइंस में जाना है। तो करने दो बच्चे को। अब मेरे दो बेटे एक बिटिया है। बेटा कहने लगे मुझे भाई कंप्यूटर साइंस करनी है, बेटा कर ले। मैंने उसको कभी, मेरे पापा जो है डॉक्टर है, मेरे फादर ने कभी नहीं कहा कि तुझे डॉक्टर बनना है। मैं इंजीनियर बना। बेटा मेरा कंप्यूटर में इंजीनियर है, अच्छी सैलरी पे है। मेरी वो बेटे की वाइफ जो है वो फाइनेंस में एमबीए किया हुआ उसने। वो भी, मेरी बिटिया ने कहा कि मुझे फैशन डिजाइनिंग में जाना है। बेटा बहुत खर्चा होगा फैशन डिजाइनिंग का, अहमदाबाद के पेपर होते हैं, वो पेपर भी दिए, उसमें फेल होगी। फिर उसने जो है फ्रेंच लैंग्वेज में वो किया, उसने ऑनर्स किया है। तो आज बड़ी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रही है। एक बेटा कह रहा है पापा जी मुझे जो है फॉरेंसिक साइंस में जाना है। बेटा तो फॉरेंसिक साइंस ले ले। भले ही वो फॉरेंसिक साइंस में उसको इतना बड़ा वो रुतबा नहीं मिला, लेकिन वो आज बिजनेस कर रहा है। ठीक है। बच्चे पे बोझ मत बनाओ, जो उसका मन है वो करने दो। जी। निश्चित। पेरेंट्स के लिए कहना चाहूंगा, विश्वास करो ना अपने बच्चे पे, लेकिन बच्चे पे ध्यान भी रखो। आज के पॉडकास्ट में मेरा आखिरी सवाल, आपका अन्य सीनियर्स के लिए क्या मैसेज? बस सीनियर्स तो मेरे से सीनियर्स हैं, उनको मैसेज देना तो मेरे से बनता नहीं है बेसिकली, क्योंकि वो मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस है। मैं यही कहना चाहूँगा कि बीइंग इंडियन, अपने हिंदुस्तान में, अपने हिंदुस्तान के लिए आपके भागीदारी बहुत मायने रखती है। हिंदुस्तान की तरक्की की भागीदारी में अपना हिस्सा जरूर, कुछ ना कुछ जरूर दें, जिससे मेरा देश तरक्की करे, मेरा देश का नाम हो। मेरे देश के लोग अगर किसी विदेश दौरे पे जाएं तो ये भारत, भारत से आए हो आप, उसका सम्मान करें। वो सम्मान, मैंने जापानियोज के साथ 7 साल काम किया, 7 साल काम किया। मैंने 7 साल में उन जापानियों से सीखा है कि हाउ डेडिकेटेड दे आर, हाउ डेडिकेटेड रिगार्डिंग देयर वर्क। जी। तो ऐसा सम्मान होना चाहिए कि हम जाएं तो हमारे गले में लगा कि यह भारत से आदमी आया है, इसका सम्मान होना बहुत जरूरी है। और वो कैसे होगा? जब वो अच्छे होंगे, सच्चे होंगे, ईमानदार होंगे,
काम के प्रति वफादार होंगे तो निश्चित रूप से हम देश की तरक्की में भागीदारी निभाएंगे। चलते चलते कुछ चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो बहुत काम आने वाले हैं, लोगों के बहुत काम आने वाले हैं। फल की इच्छा रखने वाले फूल नहीं तोड़ते, फल की इच्छा रखने वाले फूल नहीं तोड़ते। जो फूल तोड़ लोगे तो फल कैसे मिलेगा, और फल नहीं मिलेगा तो सफल कैसे होंगे। दूसरी चीज, चुनौतियों की चिंता मत करो, चिंतन करो, क्योंकि चुनौतियां किसी न किसी रूप में आपके साथ चल रही हैं। तीन चीज याद रखना जिंदगी में, तीन चीज हमेशा याद रखना: नीति, नियम और नियत। अगर आपकी काम करने की नियत है, सफलता के दरवाजे आपके सामने हैं। जिंदगी टालने से बिल्कुल भी चलने वाली नहीं है। जिंदगी में अगर किसी का सहारा लेके जियोगे, एक दिन हारा हुआ महसूस करोगे। और आखिर में जो मेरा बहुत ही फेवरेट है, जो मैं पूरे बड़े मंच से बोलता हूँ: मैं एक दिया हूँ, मेरा काम है चमकना। मैं एक दिया हूँ, मेरा काम है चमकना। हो सकता है मेरी रोशनी कम हो, लेकिन दोस्त दिखाई बहुत दूर से दूंगा। सूरज बन के चमकोगे, पूरी दुनिया में प्रकाश फैलाओगे। चांद बन के चमकोगे, रात में नजर आओगे। तारा बन के चमकोगे, बहुत दूर से नजर आओगे। डिसाइड आपने करना है, सूरज बनना, चांद बनना या तारा बनना। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपसे मिलकर आज बहुत खुशी हुई। आपसे जो बातें हुई, मैंने ही कितना कुछ सीख लिया। और मुझे उम्मीद है हमारे सारे श्रोता और सारे दर्शक इसी तरह से आपकी बातों से प्रेरित होकर अपनी जिंदगी में और भी रोशनाई लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you for tuning in to the Smiling Soul Seniors Podcast Expert Series. We hope today's episode has left you inspired and reflective. Our podcast now reaches listeners in more than 25 countries across 30 plus platforms. Thanks to your continued love and support. For more such conversations with experts and thought leaders, don't forget to like, share, and follow the Smiling Soul Seniors Podcast channel on Spotify, YouTube, Amazon Music, Gaana, JioSaavn, Hungama Music, and many more. So until next time, stay connected, inspired, and keep smiling with the Smiling Soul Seniors Podcast. Thank you.